अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ जाती है इन दोनों प्रोसेस में। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है ना, तो इनका पोस्टमार्टम कर डालो। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल सही है भाई। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ये भी सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे गलती है। इसी में यहीं पर ट्रिक छुपा हुआ है। अब इसको हम समझते हैं, इसमें कहाँ गलती हुई और क्यों गलत है ये, ठीक है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? तो आज फिर से हम बात करते हैं जो हमारा एसएससी जेई का पेपर है उसके बारे में। एक हमें रेफ्रिजरेंट दिया हुआ है और हमें पूछा गया है CCl3 और F, एक कौन सा हमारा रेफ्रिजरेंट होगा। एक फार्मूला होता है ना। फार्मूला क्या होता है? जो भी हमारे कार्बन एटम होते हैं, कार्बन एटम अगर M है तो M-1, ठीक। फिर जितने हमारे हाइड्रोजन होते हैं, जितने हमारे हाइड्रोजन होते हैं वो क्या होता है? हाइड्रोजन के एटम अगर N है तो N+1। फिर जितने हमारे फ्लोरीन फ्लोरीन के एटम होते हैं, उनका फ्लोरीन के एटम को मैं MnQ दे देता हूं इसको, तो Q, ये हमारा होता है उस रेफ्रिजरेंट का नंबर। यहां पर हमारे पास में क्या है? C, Cl3 और F है, ठीक। C कार्बन का एटम 1 है तो M-1 करेंगे तो R0, ठीक। N हाइड्रोजन का एटम कितना है? 0, तो 0+1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 0 1। फिर फ्लोरीन फ्लोरीन का एटम कितना है? 1, तो 1। तो आंसर क्या हो जाएगा? R11, ठीक। तो ऐसे अगर हम R12 की बात करें तो R12 क्या होगा? R012। 0 मतलब C, ठीक। 1 मतलब हाइड्रोजन का एक भी एटम नहीं है, क्लियर। F का 0 है, मतलब हाइड्रोजन का एक भी 0 है, तो H होगा नहीं इसमें, ठीक। 2 2 का मतलब फ्लोरीन 2 है तो C2, CF2। अब बाकी पूरी किससे करेंगे? क्लोरीन से, तो CF2Cl2, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। Which of the following is the assumptions of air standard cycles? Air standard cycles की assumptions क्या होती हैं? Heat is assumed to be supplied from chemical reaction during the cycle. chemical reaction होती है क्या साइकिल के अंदर? ये कंबसन होता है, कंबसन होता है ना। तो ये तो assumption है ही नहीं। Some heat is assumed to be rejected to constant low temperature sink. हम ये मान के चलते हैं जो लो टेम्परेचर सिंक है, ये हमारा हीट सोर्स हो गया और ये हमारा हीट सिंक हो गया। यहाँ पे हमारा इंजन है, तो हम क्या मान करके चलते हैं? जो हमारा हीट है कुछ ना कुछ सिंक में रिलीज होगा ही होगा, ठीक है। एक और एजम्पशन दिया है, वर्किंग मीडियम हैज वेरिएबल स्पेसिफिक हीट विद वेरिंग टेम्परेचर। ये तो हम एज्यूम नहीं करते हैं, एयर स्टैंडर्ड मान के चलते हैं कि उसकी जो स्पेसिफिक हीट होगी वो टेम्परेचर के साथ वेरी नहीं करेगी, कितना भी हाई टेम्परेचर हो जाए। नेक्स्ट, वर्किंग मीडियम इज एज्यूम टू बी रियल गैस। रियल गैस नहीं मानते हैं उसको, उसको हम आइडियल गैस मान के चलते हैं और हमें एज्यूम करते हैं उसमें आइडियल गैस इक्वेशन ही एप्लीकेबल होगा। और उसी के बेस पे हम फाइनली हमारा एयर स्टैंडर्ड साइकिल कुछ भी हो, भले ही हमारा डीजल साइकिल हो, पेट्रोल साइकिल हो, उसको हम इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वकेट टाइप स्टीम ट्रैप। अब ये वकेट टाइप स्टीम ट्रैप जो होता है ना, उसका इंजेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। इंजेक्टर क्या होता है? इंजेक्टर एक अलग ही डिफरेंट पार्ट है। इंजेक्टर के थ्रू हम इंजेक्ट करते हैं या फिर हमें हाई स्पीड चाहिए होता है उसका यूज करते हैं, स्टीम ट्रैप में तो यूज करते ही नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ बॉयलर टेस्ट वाटर सप्लाई टू अ बॉयलर पर हावर इज, हमें दिया है 2250 kg, मतलब हम बॉयलर को इतना केजी पानी दे रहे हैं बॉयलर के अंदर, तो ये हमारा बॉयलर मान के चलो। जब भी कुछ भी समझ में नहीं आए, एक बॉक्स टाइप डायग्राम बना लो। हमने पानी दिया इसको, कितनी क्वांटिटी दिया? 2250, ठीक। मास ऑफ वाटर इन द बॉयलर एट द एंड ऑफ 1 आवर इज फाउंड टू बी लेस देन दैट एट कमेंसमेंट बाय 250 kg। मतलब अगर इनिशियली में इसका वेट x था, तो जब इससे स्टीम निकली, इसके बाद इसका वेट 250 kg कम हो गया, क्लियर। द कोल वर्ल्ड पर हावर इज 250 kg। ये सभी घटना कितने की बात चली है? 1 आवर की बात चल रही है। 1 आवर की बात चली, ये भी देख लेना। यहाँ पे 1 आवर की जगह हो सकता है कि 60 मिनट के हिसाब से, मतलब पर मिनट के हिसाब से कुछ फ्लो रेट दिया जाए, ये भी ध्यान रखना है ना। तो यूनिट का ध्यान रखना है। ये तो उन्होंने सिंपल दे दिया, अगर घुमाना होगा तो ये हवर के नाम पे घुमा देंगे तुम्हें, ठीक है। तो 250 खत्म हो गया, मतलब 250 कहीं ना कहीं और गया होगा, कहीं तो जाने वाला नहीं है। तो 250 यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो फाइनली कितना चला गया? 2500 kg की, पानी से 2500 kg की स्टीम बन गई, क्लियर। अब ये बोल रहे हैं कोल जो है वो 250 kg जला है। कोल कितना जला है? 250 kg जला है।
तो एवेपोरेशन पर केजी पे कितना फ्यूल बर्न हुआ, पर केजी पे कितना चाहिए हमें, पर केजी फ्यूल पे 10 केजी स्टीम बनी है हमारी, यही आंसर हो गया। ये बहुत ही सिंपल है। अब ऐसे ही हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन पोर्टर गवर्नर, जब भी हमें गवर्नर की बात आती है ना, तो भाई गवर्नर है, हमारे स्टेट का गवर्नर होता है, वैसे ये गवर्नर है। अब ये गवर्नर किसको कंट्रोल कर रहा है, हमारे इंजन की स्पीड को गवर्नर कर रहा है, ठीक है। सबसे छोटा गवर्नर आता है हमारा वाट गवर्नर, सबसे पहला। वाट के बाद पोर्टर आया, पोर्टर के बाद प्रोइल आया, फिर बाकी और भी आए। जब वाट वाला आया ना, वाट बोला कि भाई देखो, हमें जब भी गवर्निंग स्पीड निकालनी है, तो वाट ने क्या निकाल दिया था, एन स्क्वायर बराबर में कुछ आया था ना, 895 अपॉन एच करके आया था, ठीक है। तो इससे निकल गया था, मतलब गवर्नर हाइट करके। लेकिन इसमें बहुत जल्दी जल्दी वेरिएशन हो रहे थे, ऊपर नीचे हो रहा था, तो उनकी स्टेबिलिटी लाने के लिए हम मास ऐड कर दिया। बाट के बाद मास ऐड किया तो उन्होंने पोर्टर ने किया। अब पोर्टर ने जो मास ऐड किया वो कहाँ किया, स्लीव में ऐड कर दिया, है ना। फिर इसके बाद फ्लाई व्हील में ऐड कर दिया। तो इस टाइप से लोग आए और उन्होंने मास ऐड करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, करते चले गए, और हमारा मास से हम स्टेबिलिटी लाने का ट्राई किया। तो पहले वाट गवर्नर आया, फिर पोर्टर आया, फिर प्रोइल आया। तो इसमें क्या होता है, हमने क्या एक्स्ट्रा पार्ट किया, मास ऑफ स्लीव एक्ट किया, जो हमारा कंट्रोलिंग फोर्स का काम करता है। अब ए वाला जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि इरिवर्सिबिलिटी का क्वेश्चन है यार। और इरिवर्सिबिलिटी का नाम सुनते ही पसीने छूट जाते हैं लोगों के। अब देखो इरिवर्सिबल, हम सबसे पहले ऑप्शन पढ़ते हैं, हमें बोला है कौन सा ट्रू है, ठीक है। इरिवर्सिबल प्रोसेस वायलेट्स द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। भाई साहब, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत ही बच्चा है, और वो क्या बोलता है, सिग्मा डब्ल्यू बराबर सिग्मा क्यू। और जो भी हमारे लॉ होते हैं, लॉ तो हमारे कभी गलत होते ही नहीं है। तो सिग्मा डब्ल्यू बराबर सिग्मा क्यू, भाई कुछ भी कर लो, बोल रहे हैं हीट कहीं जाएगी नहीं, ये तो सही है भैया। हीट डिसिपेट हो जाएगी, बोल रहा है हीट डिसिपेट हो जाएगी, लेकिन चलेगा। हीट कहीं और चली जाएगी, चलेगा, लेकिन हमारा जितना वर्क है उतना हीट के बराबर होगा, बिल्कुल सही है, क्लियर है। ये तो गलत हो ही नहीं सकता है। इरिवर्सिबल प्रोसेस वायोलेट द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, भाई ये तो सिंपल है। अगर कोई बॉडी दूसरी बॉडी के कंट्रोल में कांटेक्ट में है, तीसरी बॉडी दोनों के कांटेक्ट में है, तो इन दोनों का टेम्परेचर सेम होगा, ये भी सही है भैया, ये को गलत हो नहीं सकता है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कहाँ जाती है, इन दोनों प्रोसेस में। अगर आपको बहुत अच्छे से समझना है ना, तो इनका पोस्टमार्टम कर डालो। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस इंक्रीज द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम, बिल्कुल सही है भाई। अब इरिवर्सिबल प्रोसेस आर ऑलवेज स्पॉन्टेनियस, ये भी सही लग रहा है, लेकिन यहाँ पे गलती है। इसी में यहीं पर ट्रिक छुपा हुआ है। अब इसको हम समझते हैं, इसमें कहाँ गलती हुई और क्यों गलत है ये, ठीक है। अब भाई देखो, इसका बोलना है सेंटेंस के हिसाब से कि जो भी हमारी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है वो सारी स्पॉन्टेनियस है, भाई ठीक है भाई। अब स्पॉन्टेनियस पे आ जाओ भाई, वर्ड बाई वर्ड खेलते हैं अपन तो। स्पॉन्टेनियस पे आ जाओ, स्पॉन्टेनियस मतलब जो अपने आप हो रही है, जिनमें हमें कुछ भी ना करना पड़े और अपने आप हो जाए। अब सपोज दैट बर्फ रखी हुई है, बर्फ को हम कुछ नहीं करें और अपने आप पिघल जाए, तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम पानी से बर्फ बन जाएगी अपने आप, नहीं बनेगी। तो जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल बात सही है। अब एक बात बताओ, मैं अभी एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लूं और उसके अंदर सिलेंडर को चला दूं, ठीक है, पिस्टन सिलेंडर चल रहा है, उसके अंदर कुछ ना कुछ फ्रिक्शन के कारण लॉस हो रहा होगा, उसके कारण इरिवर्सिबिलिटी होगी। तो जितनी एनर्जी हमें लगाई हमने, क्या एनर्जी में फिर से मिल जाएगी, नहीं मिल जाएगी। मैंने बॉल को फेंका, बॉल को फेंकने के बाद पहले इतनी हाइट से फेंका था, फिर इतनी हाइट गया, फिर इतनी हाइट गया, फिर इतनी हाइट गया, ठीक है। अब फिर जाकर के वो रुक गई बॉल। क्या ये प्रोसेस, बॉल को तो मैंने फेंका था ना, मेरे फेंकने के बाद भी लॉस कहाँ पे हुआ, यहाँ पर लॉस हुआ, वहां पर तो लॉस नहीं हुआ ना। फिर यहाँ पर लॉस हुआ, यहाँ पर लॉस हुआ, फिर लॉस हुआ, फिर लॉस, जितनी बार जमीन से कांटेक्ट में आया, एयर फ्रिक्शन से लॉस हुआ, इरिवर्सिबिलिटी हुई। तो सारी की सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस जो होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं, लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि वो स्पॉन्टेनियस हुई ही होगी, है ना, ये मतलब नहीं होता है। कास्टिंग प्रोसेसेस दैट एम्प्लॉयज अ बैक्स पैटर्न, भाई ये तो सिंपल है, ये तो इन्वेस्टमेंट कास्टिंग को कॉस्ट लॉस्ट बैक्स इन्वेस्टमेंट कास्टिंग बोलते हैं, तो सिंपल है। सैंड कास्टिंग में तो बैक्स यूज करते ही नहीं है। डाई कास्टिंग में हमारा मेटल मोल्ड होता है, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग में भी यूज करते ही नहीं है वैक्स वाले को, ठीक है। तो ये भी हमारा आंसर ही नहीं है। अब एक क्वेश्चन आया, ये बहुत ही बढ़िया है। अ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री इज प्लेस्ड इन द एक्स वाई प्लेन if the geometry is found to be symmetrical about by axis, then which of the following is correct to calculate the center of gravity। देखो भैया, अब इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट करने के लिए बोल रहे हैं। अब सपोज दैट ये ले लिया मैंने, ये माउस है, ठीक है। ये माउस है, ये मेरा सिमेट्रिकल है क्या, किसी भी एंगल से सिमेट्रिकल। मान लिया हम अंदर की बात नहीं करते, बाहर की बात करते हैं, तो हमें लग रहा है सिमेट्रिकल जो है ना, वो सेंट्रल लाइन से सिमेट्रिकल होगा। यहाँ से तो सिमेट्रिकल होगा नहीं, है ना।
केवल यहाँ से सेंटर से सिमेट्रिकल हो सकता है, और हम नीचे वाले पार्ट को अगर हम निगलेक्ट कर लें, क्योंकि नीचे वाले पार्ट को ले लेंगे तो भाई हो गया, फिर तो कैसे भी नहीं हो रहा है ना। तो हम इसको निगलेक्ट करके और ऊपर वाले पार्ट को करें। तो अगर हमारा ए जो है सिमेट्रिकल है, तो हमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना कब आसान होगा? अगर हम बाय कोऑर्डिनेट जीरो रख दिया हमने, तो जो भी अगर सपोज ये हमारी कौन है, ठीक, सिमेट्रिक किसके अराउंड है? ये हमारा सिमेट्रिक अबाउट बाय एक्सिस के अराउंड हमारा ऐसा है, और वाई एक्सिस के अराउंड हमारा सिमेट्रिक है, ठीक है, कौन है बाय एक्सिस के अराउंड, ठीक। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट टू कैलकुलेट सेंटर ऑफ ग्रेविटी? एक्स कोऑर्डिनेट, अब बाय एक्सिस के अराउंड अगर है तो कौन सा करेक्ट होगा इसमें? मेरी ए एक्स एक्सिस है और ये बाय एक्सिस है, और मैंने यहाँ पे एक कॉन ले लिया, ठीक है, और ये मेरा सिमेट्रिक है बाय एक्सिस के अराउंड में। अब अगर बाय एक्सिस के अराउंड में सिमेट्रिक है, तो देखो सिंपल सी बात है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होगा? इसी बाय एक्सिस पे होगा। अगर बाय एक्सिस पे होगा तो कहीं यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, कहीं भी हो सकता है। अगर किसी भी पॉइंट पे होगा तो वहां पे क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू जीरो होगी, बस यही पूछ रहा है वो, बस और कुछ नहीं पूछ रहा है। द टोटल ग्रेडियंट लाइन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टोटल ग्रेडियंट लाइन, इसको हटा दो। टोटल ग्रेडियंट लाइन इज पैरेलल टू हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन विद अ वर्टिकल डिस्टेंस, और ये हमारा एच जी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, ये टोटल ग्रेडियंट लाइन है। इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो क्या होता है? बी स्क्वायर बाई टू जी होता है, ठीक है। जो वेलोसिटी हेड होता है बेसिकली वही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज असर्शंस रिलेटेड टू ड्रिलिंग इज ट्रू? अब ड्रिलिंग से कौन सा रिलेटेड टूल है? ड्रिलिंग में क्या करते हैं हम? हमने घरों में भी ड्रिलिंग देखी है ना? तो घरों में ड्रिलिंग करते हैं, तो ड्रिलिंग क्या होता है? जैसे अगर ये ड्रिल टूल है, अगर ये ड्रिल टूल है तो ये घूमेगा 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 घूमेगा, और जहां पर भी इसमें जैसे ये वाला सरफेस है, इसके अंदर ड्रिलिंग करना है तो ऐसे ऐसे घूमेगा ये वाला, और ये कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ड्रिलिंग इज अ प्रोसेस दैट यूजेस रोटेटिंग टूल। टूल जो है, टूल रोटेट करना चाहिए, ठीक, टू मेक अ होल इन द वर्कपीस, ये सही है। ड्रिलिंग इज अ प्रोसेस दैट यूजेस नॉन रोटेटिंग टूल। अब बिना रोटेटिंग टूल से तुम कैसे वो कर लोगे? हैमरिंग करके? लेकिन हैमरिंग करके तो होता नहीं है। हम ड्रिलिंग की बात कर रहे हैं तो ड्रिलिंग नहीं है। ड्रिलिंग इज अ प्रोसेस दैट यूजेस सॉ का यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं करते हैं। हम ड्रिल टूल का यूज करते हैं जो रोटेट करता रहता है। ड्रिलिंग इज अ प्रोसेस दैट यूजेस अ हैमर टू मेक अ होल इन द वर्कपीस। हैमर से करते हैं? नहीं करते हैं। हम ड्रिल एक रोटेटिंग टूल होता है जो धीरे धीरे प्रोग्रेस करता है हॉरिजॉन्टली, और रोटेशन भी मूवमेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सॉइंग? साइंग, सॉ क्या होती है? हेक्सा होती है, बेंडसा होती है, स्ट्रेट सॉइंग कुछ नहीं होता है। एक क्वेश्चन सेंटर ऑफ प्रेशर का, डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ प्रेशर फ्रॉम फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ। अब जो हमारे सेंटर ऑफ प्रेशर की डेप्थ होगी क्या होगी? डेंसिटी ऑफ लिक्विड से इंडिपेंडेंट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एवेपोरेटर्स आर यूज्ड रेफ्रिजरेशन यूनिट ऑफ 2 टन ऑफ 2 to 250 TR? टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, टीआर का मतलब होता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। अब कौन से एवेपोरेटर का यूज करोगे जहां से 2 से 250 टन का हीट रिमूव करना है एवेपोरेशन के लिए? एक ड्राई एक्सपांशन सेल एंड ट्यूब एवेपोरेटर्स होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन्स वायलेट्स केल्विन प्लांक स्टेटमेंट? अब केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है क्या? केल्विन प्लांक देखो, जो तुम्हारा हीट इंजन है, ये बोल रहे हैं कि भाई देखो, बिना हीट सोर्स के, केवल हीट सोर्स से लिए और यहाँ पे दे दिए बिना सिंक को दिए हुए, केल्विन प्लांक का स्टेटमेंट है। और वहीं क्लॉसियस जो है वो ये हीट इंजन के लिए है, और क्लॉसियस रेफ्रिजरेशन के लिए, बस इतना याद रख लो बस। अब ये वायलेट्स किसका करता है? पीएमएम2 को वायलेट करता है, ठीक है। केल्विन प्लांक का सिंपल बोलना था कि भाई देखो, ऐसा इंजन बनाना इम्पॉसिबल है जो एक से तो हीट ले और दूसरे को हीट रिजेक्ट ही ना करे, उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ लॉस होगा ही होगा भैया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर मेजरमेंट ऑफ ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम यूज ऑफ सेपरेटिंग क्लोरोमीटर इज सूटेबल। अब अगर हमें ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम को कैलकुलेट करना है, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर इज सूटेबल व्हेन ड्राइनेस फ्रैक्शन इज लेस देन 0.95। अगर 0.95 से कम है तब तो हम कर लेंगे, उसके ऊपर है तब नहीं कर पाएंगे भैया।